दोस्तों आपका स्वागत है कैडेट पथ बिहार एग्जाम चैनल पे। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते हैं EMR11 का मैराथन क्लास। तो EMR11 का मैराथन क्लास है दोस्तों। ये क्लास EMR11 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है और इसमें अच्छे से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो कि आपके EMRS के 11 एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होंगे। हम दोस्तों आपके लिए NAP का भी क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर का भी क्लास शुरू किए हैं। डेली क्लास नहीं हो पाता है, कंप्यूटर का हो चाहे GK का हो, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है दोस्तों। आगे का एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा ये, लेकिन लाइब्रेरी साइंस का क्लास हम आपको डेली ले रहे हैं। तो ये क्लास नंबर 6 है, नहीं 7 होगा, 6 या 7 क्लास नंबर है दोस्तों। तो आप पीछे वाला क्लास भी आप देख लीजिएगा, शुरू से ही देख लीजिए क्लास, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सारा क्लास का वीडियो। और ये 25 क्वेश्चन का सीरीज है, या क्लास नंबर 7 है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास दोस्तों क्या इसके लिए है, EMR11 का मैराथन क्लास है। ये क्लास जब तक आएगी जब तक के लिए आपका EMRS का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो ये क्वेश्चन बिहार लाइब्रेरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस तो दोनों में आएगा, बिहार लाइब्रेरी हो चाहे EMRS लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी साइंस आएगा ही। तो QR कोड में QR का क्या अर्थ होता है? क्वालिटी रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, क्वेरी रिजोल्यूशन या फिर क्वांटम रीड। दोस्तों QR कोड क्या होता है? आप दुकान पे जाते हो तो स्कैनर बोलते हो, स्कैनर कि स्कैनर दिखाइए हमको पेमेंट करना है। तो ये सब क्या है? QR कोड है, QR कोड है दोस्तों। और वगैरह रीडिंग जो करते हो, कोई भी चीज़ का रीडिंग जो होता है वो QR कोड वगैरह बना रहता है। QR कोड समझिए फ़ोन पे वाला ही। तो QR कोड में QR का क्या अर्थ होता है? QR कोड में QR का अर्थ होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्या अर्थ होता है दोस्तों? क्विक रिस्पॉन्स होता है इसका अर्थ। क्विक, ये चा की जगह बा होगा, यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स होगा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल फुटप्रिंट के मुख्य 2 प्रकार कौन कौन से हैं? डिजिटल व्हाट टाइप द 2 मेन टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट, एक्टिव और पैसिव, परमानेंट और टेम्पोररी मतलब स्थायी और अस्थायी, व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, या इनक्रिप्टेड और अनइनक्रिप्टेड। इसमें क्या होगा? डिजिटल फुटप्रिंट जो होता है उन डेटा ट्रेस को संदर्भित करता है जो व्यक्ति ऑनलाइन गति के माध्यम से पीछे छोड़ता है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं दोस्तों। डिजिटल फुटप्रिंट जो होता है वो 2 प्रकार के होता है कि एक होता है एक्टिव, एक क्या होता है पैसिव। एक्टिव और पैसिव। देखिए दोस्तों, एक्टिव क्या होता है? एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? तो इसमें वह डेटा शामिल होता है जिसे यूजर जानबूझकर साझा करता है, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल भेजना, ऑनलाइन फॉर्म भरना। ये सब क्या है? सक्रिय डिजिटल फुटप्रिंट। 2 तरह का है। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट जिसे आप फॉर्म भरते हो, तो फॉर्म भरना क्या है दोस्तों? फॉर्म भरना क्या है? यह सक्रिय, जैसे कि आप जानबूझ करके अपना डेटा उसको दिए, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालें, तो ये सब है सक्रिय डिजिटल फुटप्रिंट, सक्रिय है। लेकिन निष्क्रिय डिजिटल फुटप्रिंट क्या हो गया? इसमें वह डेटा होता है जो यूजर की जानकारी के बिना एकत्र किया जाता है, जैसे वेबसाइटों द्वारा ट्रैक की गई IP एड्रेस, ब्राउजिंग इतिहास और कुकीज। दोस्तों आपके मोबाइल पे जो कुछ आप साइट खोलते हैं वेबसाइट, तो उसमें आता है एक्सेप्ट कुकीज। अगर आप एक्सेप्ट कुकीज पर क्लिक करते हैं तो आपका सारा डाटा उसके पास चल जाता है, जिस वेबसाइट पर आप इन लिंक की घुसे हैं। कोई वेबसाइट पर गए तो उसमें लिखता है एक्सेप्ट कुकीज, तो उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका सारा जानकारी, आपका मैक्सिमम जानकारी जो है, आप क्या सर्च करते हो, आपका हिस्ट्री में क्या क्या सर्च किए हो, आप नेट पर क्या पसंद करते हो, ये सब जानकारी उस कंपनी के पास चला जाता है। तो कुकीज़ के माध्यम से भी वो क्या करता है? आपका डाटा चोरी कर लेता है, या ब्राउजिंग हिस्ट्री देख करके आपका डाटा चोरी कर लेता है। तो ये सब क्या है? पैसिव। ये सब हो गया पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, ये सब हो गया पैसिव। और एक्टिव क्या होगा दोस्तों? एक्टिव हो गया जो आप फॉर्म भरते हो, सोशल मीडिया पर शेयर करते हो, वो सब है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है दोस्तों? क्लाउड स्टोरेज क्या है? गूगल ड्राइव। क्लाउड क्या है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव नहीं है। पेन ड्राइव में तो आप कुछ भी रखते हो, मतलब वीडियो वगैरह ये सब रखते हो, वीडियो, गाना, सॉन्ग, ये सब। गूगल ड्राइव हो सकता है। इसमें देखिए क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज एक उदाहरण है किसका? गूगल ड्राइव का। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसी सेवा सर्विस है जहां डाटा को बहुत दूर सर्वरों पर संग्रहित किया जाता है, इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? जैसे कि बैकअप,
आप फ़ोन में जानते हो कि बैकअप बनता है, तो बैकअप बनना ही क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। इसमें आपके डेटा को, आपके जो डेटा है, आपका फ़ोटो वगैरह है जो भी है, उसको बहुत दूर जमा किया जाता है, बहुत दूर जमा किया जाता है दोस्तों। और जब आपको चाहिए वो, तो आप इंटरनेट के माध्यम से उसको आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो क्लाउड स्टोरेज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गूगल ड्राइव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गूगल ड्राइव हो जाएगा इसका आंसर। गूगल ड्राइव ड्रॉप बॉक्स क्लाउड स्टोरेज की सेवाओं का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें होता है, इसमें क्लाउड स्टोरेज में यूजर का प्रोफाइल को ऑनलाइन संग्रहित करने, साझा करने की अनुमति होती है। फोरसा क्या है, फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का मुख्यालय कहाँ है। फोरसा, फोरसा का फुल फॉर्म क्या हो गया, फोरसा का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स होता क्या है। तो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स होता है खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, मतलब पिंड के बारे में, धरती के बाहर जो पिंड है, पिंड मतलब कि जैसे ग्रह व्रह के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है, वही क्या है, वही सबको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स। तो फोरसा होता है जो फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का मुख्यालय इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA पुणे में स्थित है। कहा दोस्तों, IUCAA पुणे, IUCAA पुणे। IUCAA का फुल फॉर्म क्या है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। देखिए IUCAA का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। और ये फोरसा का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। फोरसा क्या होता है, फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। बायोएथिक्स किससे संबंधित है, भारतीय बायोएथिक्स रिलेटेड टू जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में नैतिक मुद्दों से, पुस्तकालय नैतिकता से, फोरम लाइब्रेरी एथिक्स से, कंप्यूटर नैतिकता से, या फिर पर्यावरण नैतिकता से। देखिए दोस्तों, बायोएथिक्स का एक क्षेत्र है जो जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और जीव विज्ञान में उत्पन्न होने वाले नैतिक, कानून और सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करती है। इसमें क्या होता है, इसमें बायोएथिक्स में क्या होता है, बायोएथिक्स में दोस्तों क्या होता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, मतलब जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा जाता है, मानव के क्लोनिंग के बारे में। आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है दोस्तों, आनुवांशिक होता है जैसे कि पिता का लक्षण पुत्र में, पुत्र का लक्षण उसके पुत्र में, ये सब आनुवांशिक है। अब मानव क्लोनिंग क्या है दोस्तों, मानव क्लोनिंग क्या है, मानव क्लोनिंग मतलब होता क्या है, जैसे कि किसी क्लोनिंग में क्या होता है, जैसे गाय है, गाय पर आदमी क्लोनिंग कर चुका है, तो उसकी एक कोशिका को निकाला जाता है और कोशिका से एक उसी की तरह एक नया गाय बनाया जाता है। कहा जाता है कि अगर आदमी का क्लोनिंग कर दिया जाए तो जैसा आप हैं, आपके शक्ल का ही कोई और आदमी आ सकता है दुनिया में। तो मानव क्लोनिंग ऐसे प्रतिबंधित है। तो इसमें बायोएथिक्स में क्या होता है, बायोएथिक्स में आनुवांशिक इंजीनियरिंग, मानव क्लोनिंग, अंग प्रत्यारोपण, मतलब कि जैसे किडनी उडनी ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, इच्छा मृत्यु, ये सब के रिसर्च में सूचित संबंधित जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। ये सब के बारे में क्या होता है, विचार विमर्श होता है बायोएथिक्स में। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बायोएथिक्स किससे संबंधित है, जैव प्रौद्योगिकी, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी और चिकित्सा में नैतिक मुद्दों से, इथिकल इशू इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको बहुत भारी लग रहा होगा, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस ऐसा सब्जेक्ट ही ऐसा है, हल्का हल्का पढ़ोगे तो 4 चैप्टर हल्का मिलेगा, उसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन आता है।
मैक्स स्पेस पास पुस्तकालय में क्या सुविधा प्रदान करती है? मैक्स स्पेस पुस्तकालय भाट फैसिलिटी डज मेकर्स स्पेस प्रोवाइडेड इन द लाइब्रेरी। केवल शांत अध्ययन के लिए मेकर स्पेस पुस्तकालय में क्या सुविधा प्रदान करता है? विभिन्न उपकरणों के साथ सहयोगी कार्य क्षेत्र जहां लोग चीज़ें बना और सीख सकते हैं। केवल कंप्यूटर गेमिंग के लिए या दुर्लभ पुस्तकों के भंडार के लिए। फॉर स्टोरिंग रेयर बुक्स। दोस्तों मेकर्स स्पेस होता है पुस्तकालयों में एक ऐसा सहयोगी कार्य क्षेत्र होता है जहां लोगों को विभिन्न प्रकार के उपकरणों तक पहुंच प्रदान की जाती है। यह हो गया मेकर स्पेस का उदाहरण। यह लोगों को एक साथ आने, सीखने, बनाने और आविष्कार करने, अपने विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो मेकर स्पेस पुस्तकालय में क्या सुविधा प्रदान करता है? विभिन्न उपकरणों के साथ सहयोगी कार्य क्षेत्र जहां लोगों को चीज़ें बना और सीख सकते हैं। डिजिटल क्यूरेशन में क्या शामिल होता है? भाट द डिजिटल क्यूरेशन इन्वॉल्व। डिजिटल क्यूरेशन डिजिटल संपत्ति का सक्रिय प्रबंधन, मैनेजमेंट है और संरक्षण ताकि वर्तमान और भविष्य में पहुंच और उपयोग सुनिश्चित हो सके। दोस्तों देखिए डिजिटल क्यूरेशन में क्या शामिल होता है? डिजिटल क्यूरेशन में होता है डिजिटल संपत्ति का सक्रिय प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और संरक्षण ताकि वर्तमान में और भविष्य में पहुंच और उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसका उद्देश्य देखिए डिजिटल क्यूरेशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिजिटल सामग्री की अखंडता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को समय के साथ बनाए रखना। डिजिटल संपत्ति का मैनेजमेंट करना, सक्रिय प्रबंधन करना, संरक्षण करना और ताकि वर्तमान और भविष्य में पहुंच और उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसके लिए क्या होता है? डिजिटल क्यूरेशन में ये सब शामिल है। दोस्तों हम आपके लिए डेली ये हमारे लाइब्रेरी की क्लास ले रहे हैं। आज तो हमको लगा कि आपका क्लास नहीं आ पाएगा कल, लेकिन हमको लगा कि एक बार प्रयास करेंगे तो ज़रूर आएगा। तो हम प्रयास किए और आज आपका क्लास कल आ ही जाएगा। आज रात को हम वीडियो बना रहे हैं, देखिए 36 हो गया, लेकिन आपका क्लास आएगा। हम सोचे कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा देर होगा, आधा घंटा, लेकिन वीडियो तो आएगा ही आएगा। यूनेस्को का वर्ल्ड बुक बैक कैपिटल किस कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? इन विच ईयर डिड यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल प्रोग्राम स्टार्ट? 1995, 1998, 2001, 2005। तो यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है कार्यक्रम 2001 में शुरू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल कब शुरू हुआ था? 2001 में शुरू हुआ था। इस पहल के तहत यूनेस्को हर साल एक शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में शामिल करता है, जो कि एक वर्ष की अवधि के लिए किताबों और पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। पहला वर्ल्ड बुक कैपिटल कहाँ बना था? मैड्रिड, स्पेन में। फर्स्ट बार कहाँ बना था? फर्स्ट बार बना था दोस्तों मैड्रिड, स्पेन में। मैड्रिड फर्स्ट 2001 में बना था मैड्रिड, स्पेन में। फर्स्ट बार बना था मैड्रिड, स्पेन में बना था। अब वर्तमान में प्रेजेंट में 2025 में कहाँ बना था? 2025 में वर्ल्ड बुक कैपिटल कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो। आप इसका नाम सुने होंगे, रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में। देखिए यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है वो कब शुरू हुआ? 2001 में शुरू हुआ। अब फर्स्ट बार इसको शुरू किया गया मैड्रिड, स्पेन में, और 2025 में हुआ दोस्तों ये रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। पुस्तक में इंडेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द इंडेक्स यूजुअली फाउंड इन द बुक? पुस्तक के प्रारंभ में इंडेक्स होता कहाँ है? देखिए पुस्तक में आप सुने होंगे पुस्तक में इंडेक्स होता है। लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं तो आप सुने होंगे कि पुस्तक में इंडेक्स होता है पुस्तक के अंत में, पुस्तक के पाठ और परिशिष्ट के बाद, या पुस्तक अध्याय के अंत में, शीर्षक पृष्ठ के पीछे। तो पुस्तक में इंडेक्स कहाँ होता है दोस्तों? पीछे में, पुस्तक के अंत में होता है इंडेक्स। इंडेक्स जानते हो क्या अंतर होता है? जैसे कि आप पुस्तक किताब बुक देखते होंगे, बुक देखते होगे तो बुक के पीछे में आप देखते होंगे कि कुछ में पॉइंट लिखा रहता है। जब बुक पलटे तो बुक के पीछे में कोई वर्ड लिखा रहता है, जो कोई वर्ड हार्ड वर्ड है उसको लिखा जाता है। अल्फ़ाबेटिकल वर्ड लिखा जाता है, या फिर कोई शब्द लिखा जाता है जो कि पुस्तक में उपलब्ध है। जैसे कोई शब्द है पुस्तक में लिखा हुआ, उसको बारे में पीछे में समझाया जाता है।
जैसे कि दोस्तों, जैसे कि आप कोई मीनिंग होता है, मीनिंग वगैरह होता है, चाहे कोई चीज़ का अर्थ होता है, ये सब पुस्तक के अंत में लिखा जाता है, वही क्या है, इंडेक्स है। पीटर प्रिंसिपल प्रबंधन में क्या बताता है? व्हाट डज द पीटर प्रिंसिपल टेल इन मैनेजमेंट? प्रबंधक हमेशा सही होते हैं। पदानुक्रम में कर्मचारियों की क्षमता के स्तर का पदोन्नत किया जाता है। एम्प्लॉय आर प्रोमोटेड इन द हायरार्की ऑफ देयर लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस। सभी कर्मचारी कड़ी मेहनत करते हैं, अपने संगठन हमेशा कुशल होते हैं। दोस्तों, पीटर प्रिंसिपल प्रबंधन मैनेजमेंट में क्या बताता है? पीटर प्रिंसिपल बताता है कि जैसे कि किसी का प्रमोशन होता है, प्रमोशन में कर्मचारी जो है को उनकी क्षमता के स्तर तक पदोन्नत कैसे किया जाता है वो बताते हैं। जैसे क्या है, जैसे इसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी जो है, कोई भी कर्मचारी एम्प्लॉय जो है, उनको अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको प्रमोशन किया जाता है। लेकिन एक बार ऐसा होता है, कोई कर्मचारी अच्छा किया तो प्रमोशन मिला, फिर अच्छा किया तो प्रमोशन मिला, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो एक ऐसा जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे वो असक्षम हो जाते हैं, मतलब अच्छा से काम नहीं कर पाते हैं, तो उनका प्रमोशन रुक जाता है, उस स्तर तक वो पहुँच जाते हैं। मतलब उनका कहना था कि कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए, जैसे कि आप जिस पोस्ट पर जा रहे हैं उस पोस्ट के योग व्यक्ति को वो पद मिलना चाहिए जो कि उस पोस्ट के लायक है। ऐसा नहीं कि कोई इस लाइन में अच्छा किया तो उसको आगे प्रोन्नति मिल गया। यहाँ तक जैसे माना जाए कि कोई पुलिस बनता है तो पुलिस में वो अच्छा करके दरोगा बनेगा, दरोगा में अच्छा बनेगा तो हो सकता है कि वो डीएसपी तक बन जाए। ऐसा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ तो वो अच्छा किया इसके लिए उसको प्रमोशन मिला, लेकिन इसके जगह वो वहाँ पे ऐसा जगह पर पहुँच जाता है अच्छा कर करके, प्रमोशन मिल करके, जहाँ पे वो अच्छा वर्क नहीं कर पाता है, वहाँ पे उसका प्रमोशन रुक जाता है। तो पीटर प्रिंसिपल में ही बताया गया है कि प्रमोशन जो होता है पदानुक्रम में कर्मचारियों को अक्षमता के स्तर तक पदोन्नत किया जाता है, मतलब यहाँ तक पहुँचा जाता है जहाँ पर वो अच्छा से काम नहीं कर पाते, वह सक्षम हो जाते हैं, वहाँ तक पहुँचा जाता है। ये कौन का है दोस्तों? ये पीटर प्रिंसिपल का है, पीटर प्रिंसिपल है। और ये पीटर प्रिंसिपल पीटर जी दिए थे। पुस्तकालय सेवाओं के मूल्यांकन के लिए सर्विक्यूअल मॉडल किसने विकसित किया? हु डेवलप द सर्क्यूअल मॉडल फॉर इवैल्यूएटिंग लाइब्रेरी सर्विस? एस आर रंगनाथन, परशुराम जितमल और बेरी, पीटर ड्रकर या फिलिप कोटलर? पुस्तकालय सेवाओं के मूल्यांकन के लिए सर्विक्यूअल मॉडल एस परशुमन, बेर्री और जितमल और लियोनार्ड एल बेरी द्वारा 1980 के दशक में अंत में विकसित किया गया था। ये एक तरह का मॉडल है दोस्तों, इसको ये तीनों मिलकर के विकसित किए थे। इसमें क्या होता है, यह मॉडल 5 आयामों पर आधारित होता है, मतलब विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, आश्वासन, एश्योरेंस, मूर्तता, टेंजिबल, सहानुभूति, एम्पैथी और जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको रेटर भी कहते हैं। लाइब्रेरी कंसोर्टिया का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया? व्यक्तिगत पुस्तकालयों की स्वायत्तता बढ़ाना, पुस्तकालय का संसाधनों उपयोग और लागत में कमी लाना, कर्मचारियों की संख्या कम करना या प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। देखिए दोस्तों, लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों? संसाधन का साझा उपयोग, मतलब मिलजुल करके संसाधन का उपयोग करना, और लागत में कमी करना, मतलब खर्चा को कम करना। लाइब्रेरी कंसोर्टियम 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय लाइब्रेरी का एक समूह होता है जो संसाधन जो होता है वहाँ पर जो बुक उपलब्ध होता है को साझा करता है, मतलब एक दूसरे से शेयर करता है और समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं। कंसोर्टियम में क्या होता है, मतलब पुस्तकों को शेयर किया जाता है, संसाधन को शेयर किया जाता है, और उसका उद्देश्य होता है कि कम से कम जो यूजर है उसका कम से कम खर्चा हो, जो लाइब्रेरी है उसका कम से कम खर्चा हो। मतलब लाइब्रेरी को अगर संसाधन शेयर कर ले, लाइब्रेरी अपना बुक शेयर कर ले तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा, जैसे किसी के पास, आपके पास भी लाइब्रेरी है, मेरे पास भी लाइब्रेरी है, तो मेरे पास बहुत सारा बुक ऑनलाइन है, आपके पास भी बहुत सारा बुक ऑनलाइन है, लेकिन कोई यूजर आया मेरे पास, तो मेरे पास अगर वो बुक नहीं है तो हम आपसे पूछेंगे कि आपके पास वो बुक है, तो आप बोलेंगे हाँ, तो हम बोलेंगे आप हमको शेयर कीजिए, तो आप हमको शेयर कीजिएगा। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो बुक हमको बुक खरीदना नहीं पड़ा, परचेस नहीं करना पड़ा, हम डिजिटल रूप में हमको बुक मिल गया,
तो इस तरह से क्या हुआ, मेरा पैसा बचा, तो इसको बोलते हैं क्या, इसी यही उद्देश्य है लाइब्रेरी कंसोर्टियम का उद्देश्य है पैसा बचाना। तो लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों, क्या है, इसका उद्देश्य संसाधन का साझा उपयोग में और लागत में कमी करना। मतलब कोई भी चीज़ है, बुक वगैरह है, कोई भी चीज़ है, तो उसको मिलजुल कर को उपयोग करना और खर्चा को बचाना। नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर बाद द नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी इंडिया इस्टेब्लिश? 1950 में, 1957 में, 1962 में या फिर 1969 में? नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी इंडिया की स्थापना भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तहत 1957 में विकसित किया गया था। कब किया था? इसका स्थापना हुआ था 1957 में। एनबीटी का स्थापना कब हुआ था? 1957 में हुआ था। और एनबीटी का मुख्य उद्देश्य है उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली पुस्तकों का पब्लिश करना और पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना। डीडीसी में मुख्य क्लास 500 समानता किसके लिए होते हैं? धर्म, रिलीजन, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, भाषा, लैंग्वेज या प्राकृतिक विज्ञान और गणित, नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स। दोस्तों डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी क्या होता है? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में 500 जो होता है प्राकृतिक विज्ञान और गणित के लिए समर्पित है। ये किसका है दोस्तों? प्राकृतिक विज्ञान मतलब नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स के लिए है। सीसी में मेन क्लास जो होता है, मेन क्लास मुख्य वर्ग बाई जो होता है, वो किससे संबंधित है? सीसी में कोलन क्लासिफिकेशन। सीसी में क्या होता है? मतलब कोलन क्लासिफिकेशन। सीसी आप जानते होंगे, आप सब जानते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे, फिर हम लिख देते हैं कोलन क्लासिफिकेशन। इसका लेखक कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। दोस्तों हम एक चीज़ आपको बता दें कि ये EMRS लाइब्रेरी के लिए आपको तैयारी करना है, आपके पास मात्र 2 महीने समय है, 2 महीने समय है, इसलिए मैं आपको ईजी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। अगर एक सा समय होता तो ईजी क्वेश्चन करवाता, लेकिन ईजी क्वेश्चन करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन जब भी आएगा तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा। ईजी क्वेश्चन अगर बहुत ईजी क्वेश्चन आया तो आप बना ही लोगे, सब लोग बना लेगा, लेकिन ये थोड़ा सा इमर्स लेवल का लेवल होता है, लेवल थोड़ा हार्ड होता है, इसके लिए हमको अच्छा क्वेश्चन कराना पड़ता है। तो सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग बाई किससे संबंधित है? सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, शिक्षा, एजुकेशन या ज्योग्राफी, भूगोल। दोस्तों एस आर रंगनाथन की कोलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग बाई समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी विषय का प्रतिनिधित्व करता है। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी विषय का प्रतिनिधित्व करता है। क्रोनोलॉजिकल बुक नंबर किस पर आधारित है? लेखक का नाम, नेम ऑफ द ऑथर, प्रकाशन वर्ष का वर्ष, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पुस्तक का आकार, साइज ऑफ बुक, विषय, सब्जेक्ट। दोस्तों क्रोनोलॉजिकल बुक नंबर यह कालानुक्रमिक पुस्तक संख्या प्रणाली का एक हिस्सा है जो मुख्य रूप से प्रकाशन के वर्ष पर आधारित होती है। क्रोनोलॉजिकल बुक नंबर किस पर आधारित होता है दोस्तों? प्रकाशन का वर्ष, कब बुक पब्लिश हुआ उस पर बेस होता है, उस पर आधारित होता है। थोड़ा सा रोक देते हैं ताकि आप इसका आंसर देखिए, हम बहुत जल्दी पढ़ गए आगे। क्रोनोलॉजिकल बुक नंबर क्या है? प्रकाशन का वर्ष। पीयर रिव्यू प्रक्रिया प्रक्रिया का अकादमिक प्रकाशन में क्या महत्व है? अकादमिक मतलब एकेडमिक। पीयर रिव्यू प्रक्रिया का गुणवत्ता, वैधता और मौलिकता का मूल्यांकन करने के लिए उस क्षेत्र में विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा की एक प्रक्रिया है। पीयर रिव्यू जो है दोस्तों ये क्या है? रिसर्च की गुणवत्ता, वैधता, वैलिडिटी और मौलिकता का मूल्यांकन करने के लिए उसी क्षेत्र में समीक्षा की एक प्रक्रिया है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू दोस्तों ये संबंधित है किसके? रिसर्च से। प्लानर प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन किसका एक कार्यक्रम है? प्लानर का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लानर का फुल फॉर्म होता है प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो प्लानर किससे संबंधित है दोस्तों? प्लानर जो संबंधित है वो संबंधित किससे है? ये संबंधित है इन्फॉर्मेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इन्फॉर्मेट क्या होता है? INF, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो प्लानर का उद्देश्य है कि भारत के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है
में लाइब्रेरी ऑटोमेशन करना, नेटवर्किंग और सूचना सेवाओं को बढ़ावा देना। ऑटोमेशन करना मतलब कि लाइब्रेरी में कंप्यूटर को लाना, बढ़ावा देना। तो प्लानर का क्या होता है? प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। और ये कार्यक्रम शुरू किया गया दोस्तों इन्फ्लेमेट के द्वारा। इन्फ्लेमेट क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इंफॉर्मेशन, इन्फ्लेमेट का फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, एंड लाइब्रेरी नेटवर्क ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है? भारतीय ट्रेड बिब्लियोग्राफी किसी विशिष्ट विषय पर ग्रंथ सूची है या प्रकाशित या प्रकाशकों या पुस्तकों विक्रेताओं द्वारा वर्तमान में उपलब्ध या शीघ्र प्रकाश पुस्तकों की सूची, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची या दुर्लभ ग्रंथ पुस्तकों की ग्रंथ सूची। दोस्तों ट्रेड बिब्लियोग्राफी है जो प्रकाशकों मतलब जो पब्लिश करता है या पुस्तकों विक्रेताओं द्वारा वर्तमान में उपलब्ध या शीघ्र प्रकाशकों पुस्तकों की एक सूची है। पुस्तकों या प्रकाशकों या पुस्तक, ट्रेड बिब्लियोग्राफी प्रकाशकों मतलब जो पब्लिशर है, बुक का पब्लिशर है या पुस्तक विक्रेता जो है, पुस्तक जो बेच रहा है उन द्वारा वर्तमान में उपलब्ध या शीघ्र प्रकाश पुस्तकों की एक सूची है ट्रेड बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोथेक नेशनल स्विस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? दोस्तों बिब्लियोथेक नेशनल स्विस जो है ये स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। कहाँ का है ये? स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय। मैप लाइब्रेरी रिकॉर्ड लाइब्रेरी किसके अधीन होता आते हैं? मैप लाइब्रेरी रिकॉर्ड दोस्तों देखिए, मैप लाइब्रेरी रिकॉर्ड है ना जो दोनों में आ जाता है, एकेडमिक लाइब्रेरी में भी आ जाता है, स्पेशल लाइब्रेरी में भी आता है। देखिए कोई बुक हम खोले ना तो उसमें था कि मैप लाइब्रेरी रिकॉर्ड आता है, स्पेशल लाइब्रेरी में आता है। लेकिन जब हम गूगल पे सर्च किए और फिर गूगल पे भी सर्च किए तो दिखाया कि दोनों में आ रहा है। मैप लाइब्रेरी रिकॉर्ड जो है वो दोनों में आ रहा है, एकेडमिक लाइब्रेरी में भी आ रहा है और विशिष्ट स्पेशल लाइब्रेरी में भी आ रहा है। तो मैप लाइब्रेरी रिकॉर्ड जो है दोस्तों ये दोनों में है, एकेडमिक लाइब्रेरी में भी है, स्पेशल लाइब्रेरी में भी है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से किस नियम को रंगनाथन ने अपनी रचना पुस्तकालय विज्ञान और वैज्ञानिक विधि में तुच्छ सच कहा? इसकी पहचान करें। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दैट रंगनाथन रिमार्क ए ट्रिवियल टूरिज्म इन राइटिंग लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। दोस्तों देखिए इसमें तुच्छ सत्य कहा है, तुच्छ सत्य कहा है, ट्राइवियल टूरिज्म तुच्छ सत्य कहा है दोस्तों। तो ये तुच्छ सत्य किस बारे में कहा गया है? फर्स्ट लॉ के बारे में कहा गया दोस्तों। फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया है? पुस्तकें उपयोग के लिए है, बुक्स आर फॉर यूज। कहा गया है कि पुस्तकें उपयोग के लिए है, पुस्तकें उपयोग के लिए है, बुक्स आर फॉर यूज। मतलब रंगनाथन को लग रहा है कि ये चीज़ लोगों को बताना पड़ रहा है। रंगनाथन जब 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लिखे तो उसमें कहें कि पुस्तकें उपयोग के लिए है, तो उनको ये तुच्छ सच लगा कि आदमी को ये भी, उसमें आज का बात नहीं है। ऐसा रंगनाथन तो 1900 ईस्वी में रहे हैं दोस्तों, 1900 कुछ ईस्वी में रहे हैं। तो उस समय रंगनाथन को ये बताना पड़ा लोगों को कि पुस्तकें कि रैक पर सरिया कर रखने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते थे उसमें, पुस्तकों को रैक पर सरिया कर रखते थे। तो रंगनाथन को ये सबको बताना पड़ा कि पुस्तकों को रखने के लिए नहीं है, पुस्तकें उपयोग करने के लिए है। तो इसीलिए वो पहला नियम क्या देखिए कि पुस्तकें उपयोग के लिए है। तो ये चीज़ उनको क्या लगा? तुच्छ सत्य लगा कि ये चीज़ क्या बताना पड़ रहा है। सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने किस प्रकार के पुस्तकालय की स्थापना की? सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी या फिर आज पुस्तकालय स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना की दोस्तों। तो ये स्थापना किया किसका? सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी का। और पहली बार बड़ौदा में सर सयाजीराव गायकवाड़ ने पब्लिक लाइब्रेरी, कहाँ गया ऑप्शन, हाँ ये, तो पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की और ये बड़ौदा में स्थापना की 1911 में।
इसके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के पुस्तकालय उपकर वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों देखिए, पुस्तकालय उपकर क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ पर टैक्स लगा तो टैक्स के ऊपर भी लाइब्रेरी टैक्स लग जाता है। कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ज़मीन पे बिकता है तो उस पर भी लाइब्रेरी सेस लगता है, चाहे कहीं कहीं पे अलग अलग, सबका अलग अलग नियम है। तो पुस्तकालय उपकर लगता है पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए लगाया जाता है। तो ये 5 राज्य में लगता है। 5 राज्य में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान प्रेजेंट में है अभी। तमिलनाडु में है, लाइब्रेरी सेस लगता है यहाँ पे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और हरियाणा। देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, यहाँ लगता है लाइब्रेरी सेस लगता है। तो इसमें से कौन ऑप्शन में नहीं मिल रहा है? वेस्ट बंगाल नहीं मिल रहा है। तो वेस्ट बंगाल में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है। बाकी का जो 4 जगह है, चारों जगह पुस्तकालय उपकर का प्रावधान, बाकी 3 जगह है। देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, ये 5 जगह है, यहाँ पे पुस्तकालय उपकर लगता है, लाइब्रेरी सेस लगता है। मतलब बाकी इसके अलावा जो भी राज्य है, बहुत सारे राज्य, वर्तमान में भी 20 राज्य है जो लाइब्रेरी एक्ट पारित कर चुका है। लाइब्रेरी एक्ट कितना राज्य पारित किया है? 20 राज्य। और लाइब्रेरी सेस कितना राज्य पे राज्य लगाता है? 5 राज्य लगाता है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हरियाणा लगाता है, लाइब्रेरी सेस लगाता है। इसके अलावा जो भी राज्य है वो लाइब्रेरी सेस नहीं लगाएंगे। द डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 को संशोधित किया गया। दोस्तों देखिए, द डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट को संशोधित किया गया 1956 में। देखिए, 1954 में जब आया था ना, तो बस इतना ही था, द डिलीवरी ऑफ बुक देखिए, तो इतना ही था, द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954, इतना था 1954 में। लेकिन इसको संशोधन करके इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें न्यूज़पेपर जोड़ा गया। न्यूज़पेपर जब जुड़ गया तो क्या हो गया दोस्तों? इसमें न्यूज़पेपर जुड़ गया, तभी क्या हो गया? संशोधन हो गया। इसका संशोधन हो गया तो 1956 में इसका संशोधन हो गया दोस्तों। तो ये हो गया आपका ई-एमआरएस लाइब्रेरी के लिए क्लास। और ये क्लास हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आए आपका एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम तक हम लेके भी आएंगे इस क्लास को डेली, हर दिन। तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, और हर एक क्लास को देखिए। जैसे कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर ई-एमआरएस लाइब्रेरी मैराथन करके आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आप हर एक क्लास को देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 सारा क्लास। और आगे भी क्लास आएगा तो आगे भी ये नंबर बढ़ते रहेगा। तो इसी के साथ ही आपको बाय बाय, और हम लोग मिलेंगे दोस्तों मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग।